कम कर देती है। मीन्स हम किसी कार्य को करने में कम प्रयास लगा के अधिक कार्य कर सकते हैं। तो उस युक्ति को मशीन कहते हैं। मशीन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम सरलता से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, उसी में सरल मशीनें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर में, या जिसे पेंचकस कहते हैं, उसके एक सिरे पे आप एक बिंदु पर बल लगाते हैं और दूसरे सिरे पे आसानी से कार्य हो जाता है। मीन्स कम बल लगाकर आप अधिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपने देखा होगा जब आप पेप्सी लेके आते हैं पुराने जमाने वाली, ठीक है, तो उसको, उसके ढक्कन को ओपन करने के लिए एक ओपनर की यूज करते थे। ठीक है, वो भी एक प्रकार की सरल मशीन है। उसी प्रकार आप दैनिक जीवन में देखते हैं, आप जब सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, सब्जी वाला एक प्रकार के मापक यंत्र का प्रयोग करता है जिसका नाम होता है तराजू या तुला। वो भी एक प्रकार की सरल मशीन है। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सरल मशीन वह होती है जिसमें एक बिंदु पर बल लगाकर दूसरे बिंदु पर कार्य किया जा सकता है। ठीक है, और बताइए, सरल मशीन में हम कम बल लगाकर अधिक कार्य कर सकते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कि सरल मशीन दो प्रकार की होती है। ठीक है, सरल मशीन दो प्रकार की होती है। पहला हमने आपको बताया था, इसे कहते हैं उत्तोलक। दूसरा हमने आपको बताया था क्या होता है, नत तल। ठीक है, उत्तोलक को लीवर कहते हैं और नत तल को कहते हैं इनक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये मशीन्स की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, मीन्स किसी भी मशीन का सरलतम रूप है। ठीक है, यहीं से मशीनें शुरुआत होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सरल मशीन हमारी उत्तोलक होती है। ठीक है, उत्तोलक या लीवर कहते हैं। ठीक है, तो उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन है, इसमें मुख्यतः 3 बिंदु होते हैं। ठीक है, जिस बिंदु, या ऐसे कह सकते हैं कि उत्तोलक एक क्षण है। जैसे ये हमने ये पेन देखिए, आप देख रहे हैं, एक प्रकार का क्षण है। देखिए टिका हुआ है, जिसपे बीच के बिंदु पर, मिडिल बिंदु पे ये टिका हुआ है। जहां पे ये टिका रहता है या जिस बिंदु के पड़ता है, यह आसानी से घूम सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को बताइए। एक क्षण को, एक क्षण को यदि किसी स्थिर बिंदु के परिता घुमाया जाता है तो उस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जैसे ये तराजू है, जैसे आपने ये तराजू ले लिया। ठीक है, तराजू में यहाँ पे एक घुंडी होती है। ठीक है, इसके परिता ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं आलम्ब। क्या कहते हैं, आलम्ब। उत्तोलक एक सरल मशीन होती है, इसमें किसी स्थिर बिंदु के परिता उसे घुमाया जा सकता है। उस स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। उस स्थिर बिंदु को हम आलम्ब कहते हैं। तो देखिए ये तराजू है और इस के एक ओर हम क्या रखते हैं, भार रखते हैं। क्या रखते हैं, भार। भार मीन्स वेट, या उसे डब्ल्यू कह सकते हैं, वेट। ठीक है, या डब्ल्यू
प्रयास करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आयास, या आम भाषा में कह सकते हैं जो आप बल लगाते हैं या आपके द्वारा लगाया गया प्रयास, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में एफर्ट, ठीक है। इसे इसे डिनोट किया जाता है बेसिकली, मीन्स एक तरीके का ये प्रेशर होता है, ठीक है। मीन्स आपने देखा होगा कि एक सिरे पे क्या रखता है? सब्जी रखी जाती है, दूसरे सिरे पे क्या रखा जाता है? बाट रखे जाते हैं। जो बाट होते हैं वो एक तरीके का प्रयास होता है, और बीच में आलम होता है, एक साइड में वेट रखा जाता है, ठीक है। और एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कैंची, कैंची में आपने देखा होगा एक साइड में आप क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, और बीच में कैंची क्या होती है? जुड़ी हुई होती है, उस बिंदु पे को आलम कह सकते हैं, और दूसरे सिरे पे आप क्या रखते हैं? भार रखते हैं या कोई कपड़ा रखते हैं जिसे हमें काटना होता है, ठीक है। तो इस आलम, भार और आयास की स्थिति के आधार पर आलम, भार एवं आयास की स्थिति के आधार पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। आपको दिख रहा है ना? भार, आलम एवं आयास की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं उत्तोलक? 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स, ठीक। यहाँ तक नोट किया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। जी सर। तो देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हर बार आता है, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट टाइप या प्रथम प्रकार का उत्तोलक। या फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, ठीक है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या होता है? जैसे हम यहाँ पे बना देते हैं आपको चित्र कि उसके मध्य बिंदु पर वो टिका रहता है, ठीक है। जैसे ये मध्य बिंदु है, ये कोई क्षण है, उसका मध्य बिंदु है, उस पे वो टिका रहता है, ठीक है। तो इस मध्य बिंदु को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एफ, या इसे क्या कहेंगे? आलंब कहते हैं, ठीक है। और उसके एक सिरे पे क्या होता है? भार होता है, ठीक है, भार में डब्लू, और दूसरे सिरे पे क्या होता है? प्रयास होता है, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं इस सिरे पे होता है प्रयास, या इफर्ट कह सकते हैं, कैपिटल ई से आयास बोलते हैं, ठीक है, आयास बोलते हैं। तो अगर आ जाए प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या होता है, तो आप बता सकते हैं, इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब, इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब भार एवं आयास के मध्य में होता है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब भार एवं आयास के मध्य होता है। तो इस प्रकार जिसे हम प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन बताएगा? उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कैंची, और बताइए? तराजू, हैंड, झूला, शीशा, प्लास। ठीक है, तराजू हो गया, और आपने देखा होगा शीशा झूला, ठीक। और बताइए? प्लास। हाँ, प्लास। और बताइए? हैंडपंप।
समसी हो गई, ठीक है। और बताइए, इस प्रकार बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे आप ढक्कन खोलने के लिए एक चम्मच का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का, प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जहां पे बीच में आलम हो, या ऐसा जहां पे बीच का पार्ट स्थिर रहे जिस उत्तोलक में, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। उसी प्रकार बात करते हैं द्वितीय प्रकार का। देखिए, इस प्रकार के उत्तोलक में, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में, देखिए यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बना देते हैं। यहाँ पे हमने कैंची आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए कैंची बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु पे ये फिक्स पॉइंट पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम एफ से डिनोट करेंगे, आलम्ब कहते हैं। इस बिंदु पे यहाँ पे आप क्या करते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं जिसे काटना होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, भार कह सकते हैं, या डब्ल्यू कह सकते हैं, ठीक है, वेट। और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं साइड, तो इसे हम क्या कहते हैं, आयास। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है, उसमें आलम्ब से ये आलम्ब है, ठीक है, ये हम यहाँ बना देते हैं ऐसे दिखाने के लिए, ये आलम्ब है। ये क्या होता है आलम्ब, आलम्ब क्या होगा, स्थिर रहेगा। मैंने बताया उत्तोलक में आलम्ब वह बिंदु होता है इसके पड़ता वह क्षण आसानी से या कोई वस्तु घुमाई जा सके, ठीक है। तो आलम्ब ये स्थिर हो गया, और इसके मध्य में भार कहाँ होगा, भार इसके मध्य में होगा, भार इसके मध्य में होगा। और प्रयास या कह सकते हैं एफर्ट, या कह सकते हैं आयास, उसके एक छोर पे लगाया जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं तृतीय प्रकार का उत्तोलक वह होता है जिसमें भार आलम्ब एवं आयास के मध्य होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, जैसे कौन बताएगा, सरौता। देखिए सरौता कैसा होता है, हम बना के यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे एक रिपीट लगी होती है जिसमें से ये फंसा होता है, ठीक है, और ये इस बिंदु से जुड़ा होता है। इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके नीचे इस बिंदु पे यहाँ पे ये होता है एफ। आपको नींबू निचोड़ना हो या सुपारी काटना हो तो उसे आप यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, सही है। और आप यहाँ पे प्रयास लगाते हैं या आयास लगाते हैं, ठीक है, और भार हमारा मध्य में होता है। तो सरौता हो गया, और क्या होता है, नींबू निचोड़ने की मशीन। और बताइए, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई। देखिए ट्रॉली आएगी पहिया वाली, हाथ गाड़ी, ठीक है, छोटी सी जो ट्रॉली होती है देखा होगा, ठीक है। तो सुबह सुबह हमारे यहाँ होते हैं जो कूड़ा जो सफाई करते हैं सफाई कर्मचारी, तो जब कूड़ा उठाने आते हैं तो हाथ गाड़ी का प्रयोग किया करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। एक पहिए की, दो पहिए की होती है, वो एक प्रकार की, किस प्रकार का तोलक होगा, द्वितीय प्रकार का तोलक होगा, ठीक है। और बताइए,
तो समझ में आ रहा है? सर जी सीढ़ी भी तो आएगी इसी में। हाँ, सीढ़ी हो सकती है। ठीक है, और बताइए। चिमटा। गलत। चिमटा क्या है? चिमटा इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और आपको पता है बोतल का ढक्कन खोलने वाला जो ओपनर होता है, ठीक है, वो भी इसी में आता है। ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय प्रकार का उत्तोलक कौन होता है? बताते हैं तृतीय प्रकार का उत्तोलक कैसा होता है। उसमें क्या होता है? उसमें आलम, जैसे ये पॉइंट हमने बनाया, आलम हो गया, और जो प्रयास होता है, ठीक है, वो कहाँ लगता है? बीच में लगता है। प्रयास या से कह सकते हैं आयास, वो मध्य में लगता है, और हमारा भार जो होता है वो एक साइड में होता है। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं इस प्रकार के उत्तोलक में आयास आलंब एवं भार के मध्य में होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में आयास आलम एवं भार के मध्य होता है। जैसे जैसे चिमटा, पिछला क्वेश्चन आया था, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? चिमटा। तो देखिए चिमटा कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये चिमटा होता है। ठीक है, इसके दो साइड में ये चिमटा होता है, यहाँ से जुड़ा होता है। तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ये है हमारा आलंब, क्या आलंब एफ। और हम किसी चीज को उठाने के लिए कहाँ पे बल लगाते हैं या प्रयास करते हैं? इसके मध्य में इसको दबाते हैं, इस मध्य पॉइंट को हम दबाते हैं दोनों हाथों से। तो इस यहाँ पे क्या लगता है? आयास। आयास इसमें मध्य में हो गया। और जो भार उठाना होता है वो कहाँ से उठाते हैं? इस किनारे से उठाते हैं। तो यहाँ से हम रोटी उठाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? भार हो गया। तो देखिए चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक होगा? तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। ठीक है, यस। जैसे मनुष्य का हाथ भी एक प्रकार का, जैसे हम ये हाथ, ठीक है, ये हमारा हाथ, ये भी एक प्रकार का क्या है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, जैसे किसी चीज को आपको उठाना होता है तो देखिए कोहनी क्या फिक्स है, जिसे हम आलम कह सकते हैं। ठीक है, तो आप जब किसी चीज को उठाएंगे तो आपके इस भाग से क्या लगेगा? ताकत लगेगी, जिसे प्रयास कहते हैं, और आप भार को उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए चिमटा हो गया। मनुष्य का हाथ कह सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? मानव हाथ। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ गया आपको उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक एक सरल मशीन है, इसमें एक दृढ़ स्थिर बिंदु के सापेक्ष घुमाया जा सकता है। ठीक है, इसे एक दृढ़ बिंदु के सापेक्ष घुमाया जा सकता है, और उस दृढ़ बिंदु को हम आलम कहते हैं। उसके एक सिरे पे हम जो प्रयास लगाते हैं उसे आयास कहा जाता है, और उस प्रयास से इस भार को उठाया जाता है, या जिस वस्तु को उठाया जाता है उसे भार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और इसी से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए सरल मशीनों में सबसे इंपॉर्टेंट यही था।
हमने आपको बताया था कि सरल मशीन दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक उत्तोलक हो गया, दूसरा हमने आपको बताया था नत तल। इसे आनत तल भी बोलते हैं, आनत तल, या इसे बोलेंगे इंक्लाइंड, इंक्लाइंड प्लेन। कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ शादी होती है या कोई समारोह होता है, ठीक है, तो आप बिजली वाले को बुलाते हैं, ठीक है, तो जनरेटर लेके आता है, तो उसे उतारने के लिए क्या करता है, किसी गाड़ी पे या किसी हाथ डाले पे जब जनरेटर लेके आएगा तो एक तरीके की रेल की पटरियां रखता है जिस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो पट्टियां रखेगा वो हमारे भूमि से कुछ ना कुछ एंगल पे झुकी रहती हैं, ठीक है, ताकि वो आसानी से यहाँ से उतारा जा सके, ठीक है। तो इस तल को ही आनत तल कहा जाता है, ठीक है। मीन्स जैसे आप अस्पताल जाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों के साथ साथ एक बुजुर्ग पेशेंट्स के चढ़ने के लिए एक रास्ता होता है जो कुछ झुका होता है, ठीक है। इस किसी तल से कुछ न्यून कोण बनाते हुए झुका होता है, वह नत तल कहलाता है, ठीक है। मीन्स आनत तल वह तल है जो क्षैतिज से न्यून कोण बनाता है। आनत तल वह तल है जो क्षैतिज से न्यून कोण बनाता है। इसका उपयोग किसी ऊंचाई वाले स्थान से किसी वस्तु को उतारने के लिए किया जाता है या उस पे चढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे और इसका आपने प्रयोग देखा होगा, जैसे आप जाते हैं पहाड़ों पे, तो पहाड़ों में आपने देखा होगा वहां की सड़कें कैसी होती हैं, वो झुकी हुई होती हैं, ठीक है। मीन्स वो जैसे आप पहाड़ पे जाते हैं तो आपने देखा घुमावदार होती हैं और उसमें धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ से ऊपर जाना है तो धीरे धीरे किसी न किसी एंगल को बनाते हुए ऊपर की ओर जाती हैं, ठीक है, ताकि आप उस पहाड़ पे आसानी से चढ़ सकें। इसीलिए वहां पे सीढ़ियां नहीं बनाई जाती हैं, वहां पे इस प्रकार के रास्ते, घुमावदार रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक है। वो भी आनत तल का एक उदाहरण है, ठीक है। और आपने इसका प्रयोग एक प्रकार का बेसिकली आपने देखा एक प्रकार का पटरा होता है, ठीक है। मान लीजिए एक पटरा लीजिए आप, आपको अपने घर की छत पे चढ़ना है, ठीक है। अपनी बाइक या कार को आपको अपने घर की छत पे चढ़ाना है, तो आप क्या करें, एक लंबा सा पट्टा लीजिए, ठीक है, उसको किसी न्यून कोण पे क्षैतिज से न्यून कोण बनाते हुए हम टिका देंगे, ठीक है। अब हम आसानी से किसी कार को आसानी से ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो उस तल को हम क्या बोलेंगे, आनत तल कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर। ठीक है जी सर। तो आनत तल में बस इतना ही पढ़ना है आपको कि आनत तल व नत तल वह तल है जो क्षैतिज से न्यून कोण बनाता है, ठीक है। इसका उपयोग किसी भारी वस्तु को सरकाकर या लुढ़काकर ऊपर उठाने में या नीचे लाने में किया जाता है, ठीक है। बस इतना ही इसमें पढ़ना है आपको। अब हम बात करते हैं घिरनी। बात करेंगे घिरनी क्या होती है। घिरनी भी एक प्रकार की सरल मशीन है। इसका जो उपयोग आप क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को आसानी से ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। तो देखिए घिरनी देखिए एक मध्य बिंदु पर स्थिर रहती है, ठीक है। इस मध्य बिंदु पर ये फिक्स रहती है। सभी ने देखा होगा, सभी के गांव में कुएं होंगे और पानी खींचने के लिए आप घिरनी का प्रयोग करते होंगे, ठीक है। तो देखिए घिरनी मध्य बिंदु पर फिक्स रहती है, ठीक है, या स्थिर रहती है। इस फिक्स बिंदु को
आलम कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम कहा जाता है। ठीक है, और इसके एक सिरे पर आप बल लगाते हैं या प्रयास करते हैं, इसे आयास कहा जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा आप पानी से भरी हुई बाल्टी को पर खींचते हैं, एक प्रकार का, जिसे हार कहते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप बताइए, घिरनी किस प्रकार का उत्तोलक है? घिरनी किस प्रकार का उत्तोलक होगा? प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है जी, घिरनी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। तो घिरनी में क्या होता है? घिरनी में जो कार्य होता है हमेशा बल की विपरीत दिशा में होता है। जिधर आप बल लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको कार्य मिलेगा। आप इसे नीचे खींचेंगे तो ये भाग ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, बस घिरनी में इतना ही पढ़ना है आपको। अब एक चीज बचा है इस चैप्टर में जो हम आपको बता देते हैं कि यांत्रिक लाभ क्या होता है। ठीक है, पूछा जाता है यांत्रिक लाभ क्या होता है। यांत्रिक लाभ मीन्स किसी मशीन को प्रयोग करने पर आपको जो एफर्ट या कम या ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उसी को बेसिकली यांत्रिक लाभ कहा जाता है। जैसे किसी ये होता है यांत्रिक लाभ इज इक्वल टू भार बटे आयास। कह सकते हैं कि भार तथा आयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहा जाता है। भार एवं आयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहा जाता है। ठीक है, भार एवं आयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहा जाता है। जैसे जैसे प्रयास आयास कम होगा आप यांत्रिक लाभ आपका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आयास या जो आप द्वारा लगाया गया प्रयास कम होगा यांत्रिक लाभ कम होता जाएगा। ठीक है, बस इतना ही फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इतना ही आ सकता है। ठीक है, और एक चीज आपको बता दें, जैसे ये कोई क्षण है, ठीक है, या कह सकते हैं कोई दोलक है, इसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे टिका रहता है, ऐसे रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आलम्ब। ठीक है, इस आलम्ब के एक और क्या कहते हैं? हमने कहा वेट रख देते हैं। ठीक है, इसे हमने बोल दिया भार कह दिया या प्रयास कह, आयास कह दिया। इस साइड को हमने कह दिया आयास। जहाँ पे हम क्या लगाते हैं? प्रयास करते हैं या एफर्ट करते हैं, और इधर मान लीजिए उससे आप कोई भार उठाते हैं। ठीक है, जैसे हमने भार बोल दिया। तो इस मध्य बिंदु से या जहाँ से पर वो स्थिर रहता है उस बिंदु से भार तक की जो दूरी होती है या जो भुजा होती है उसे बोलते हैं भार भुजा। क्या बोलेंगे? भार भुजा। इस आलम से आयास तक की दूरी को हम बोलते हैं आयास भुजा। यदि तराजू देख लीजिए, दिमाग में तराजू रखिए। ठीक है, ठीक है, मध्य बिंदु से इस दूरी को, इस दूरी को तर्जुम दे। ये दूरी क्या है? ये है, और ये दूरी बी है। तो साम्यावस्था की अवस्था में, साम्यावस्था में, साम्यावस्था में, साम्यावस्था मतलब वह कंडीशन जब भार एवं आयास इक्वल हो जाएं। इस तराजू
की जो सुई होती है, डंडी होती है, एकदम क्या होता है, संतुलित अवस्था में हो जाए, ठीक है, ना उधर हो ना इधर, एकदम मिडिल में हो, स्थिर रहे, तो साम्यावस्था की अवस्था में प्रयास P इंटू, या ऐसे लिख सकते हैं, साम्यावस्था में आयास गुणे आयास भुजा बराबर होती है इसके भार गुणे भार भुजा। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, आयास P गुणे A इज इक्वल टू W इंटू बी, ठीक है, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। साम्यावस्था की कंडीशन में आयास गुणे आयास भुजा इज इक्वल टू भार गुणे भार भुजा। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया आपका, ठीक है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, समझा? यस सर। चलिए, देखते हैं कोई क्वेश्चन बचा होगा तो हम आपको बता देते हैं। चलिए अब बात करते हैं, देखिए, भोजन के बारे में। अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे कल, उसकी शुरुआत आज ही से कर देंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, हमने आपको 5 चैप्टर पूरे पूरे रिवाइज करा दिए हैं, ठीक है, 5 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, हो गए कि नहीं? मैंने Yes, आपको sir. बताया था कि 12 टोटल 12 चैप्टर हैं, इसमें से हमने आपको 5 पूरे पूरे रिवाइज करा दिए। अब आपको बचे 7 चैप्टर, इसमें से एक चैप्टर है हमारा आस पड़ोस, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अपने हाथ। उसके बाद देखिए प्रदूषण, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता है प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आप जानते हैं। टाइम मिलेगा तो हम आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है। और जो अभी 4 चैप्टर जो बचे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वही हम पढ़ाएंगे। उसमें से एक चैप्टर है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। तो बताइए भोजन क्या है, तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, जिस प्रकार किसी मशीन को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा उसे किसी न किसी ईंधन से प्राप्त होती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गैस से उसे ऊर्जा प्राप्त हो। इसी प्रकार मानव शरीर भी एक मशीन है, जो जिसे कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। इस मानव शरीर को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह हमें भोजन से प्राप्त होती है। और इसीलिए तो देखिए, हमारे शरीर में नित्य प्रतिदिन कोशिकाएं नष्ट होती हैं और बनती हैं, और हमारे शरीर की टूट फूट को नियंत्रित करने हेतु हमें भोजन चाहिए। तो आपको पता है, भोजन से प्राप्त भोजन हमारे शरीर को क्या करता है? स्वस्थ रखता है, उसको विकसित करता है, और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। आजकल आपको पता ही होगा, जैसे कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो आपको बोला जाता है कि आप अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करिए, उसके लिए आप काढ़ा पीते हैं, ठीक है। काढ़ा एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का भोजन है, जो आपसे को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो वही अगर आपको आ जाए क्वेश्चन कि भोजन का क्या महत्व है, तो आप बता सकते हैं कि भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। भोजन हमारे दैनिक
कार्यों को करने हेतु हमें ऊर्जा देता है। देखिए हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं चलती रहती है, कुछ ऐच्छिक क्रियाएं होती है, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे कोई कार्य नहीं करना, मैं एकदम बैठा रहूंगा या सोता रहूंगा, तो क्या आपको भोजन की आवश्यकता नहीं होगी? सही होगी कि नहीं होगी? बोलिए। अगर आपको सुधार दिया जाए, ठीक है, तो क्या आपको भोजन की भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी सर। क्योंकि आपको पता है कि हमारे अंदर कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारे हार्ट का धड़कना, हमारे फेफड़ों का लगातार विस्तार होना, सिकुड़ना, ठीक है। इसी प्रकार हमारे शरीर का प्रत्येक अंग हमेशा ऑल टाइम एक्टिव रहता है, ठीक है। तो उसे कार्य करने हेतु हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता है, जो हमें भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। अब बताइए भोजन के सोर्स क्या होते हैं, भोजन के स्रोत। तो देखिए भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? दो चीजों से प्राप्त होता है भोजन के। मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होते हैं वनस्पतीय वनस्पतीय और दूसरे होते हैं जीव जंतु से प्राप्त, ठीक है। पहला स्रोत होता है वनस्पति, दूसरा होता है जीव जंतु से प्राप्त चीजें, ठीक है। वनस्पति स्रोत, तो देखिए वनस्पति है, कुछ लोग होते हैं मानव शरीर को भोजन वनस्पतियों से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जैसे अनाज, दालें, तिलहन, ठीक है। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इस पेड़ पौधों से जो भोजन प्राप्त होता है उसे वनस्पति भोजन कहा जाता है। जैसे क्या हो गया? अनाज, दालें, तिलहन, जिसमें तेल होता है बेसिकली, फिर क्या होता है? मसाले, और बताइए, ठीक है। फल हो गए, सब्जी हो गई, सब्जियां, ठीक है, मेवे हो गए, ये सब क्या है? ये हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे वनस्पति स्रोत होते हैं। और दूसरा स्रोत होता है हमारा जीव जंतु स्रोत। जैसे जीव जंतुओं से प्राप्त होता है क्या? जैसे मांस, दूध, अंडा, और क्या होता है? ठीक है, मांस, दूध, अंडा, ये सब चीजें हैं जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। मछली, ये सब क्या है? एक प्रकार का जीव जंतु है, वहां से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो दो प्रकार के स्रोत हो चुके हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। जी सर। यस सर। तो भोजन की क्या आवश्यकता है वो आपको पता है। अब भोजन के कौन कौन से सोर्स होते हैं वो आपको पता हो गया, ठीक है। अब टॉपिक की बात करते हैं कि भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, बताइए भोजन से हमें कौन कौन से तत्व प्राप्त होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, हमें मिलता है प्रोटीन, मिलता है हमें मिलता है वसा, मिलता है विटामिन मिलते हैं, और क्या मिलता है? खनिज लवण मिलते हैं। और बताइए, जल मिलता है। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें भोजन से मिलते हैं, ठीक है। तो सबका, इन सभी तत्वों का अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। ये भोजन के प्रमुख तत्व है, इन सब का अलग अलग कार्य होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट
हमें में सब ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं अनाजों में, ठीक, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रोटीन होता है, इसके बारे में विस्तार पर कल पढ़ाएंगे। जब प्रोटीन होता है तो हमें दालों से प्राप्त होता है। प्रोटीन क्या करता है, वो हमारे शरीर की मांसपेशियों की मरम्मत करता है। मीन्स हमारे मांसपेशियां जो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या हमारी सेल्स जो दिन प्रतिदिन मरती हैं, ठीक है, उनकी क्षतिपूर्ति करने हेतु प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार वसा वसा मीन्स तेल, फैट, जो हमारी चर्बी को या मांस को बनाता है। इस शरीर में, बॉडी में मांस को, या जैसे अस्थि मज्जा होता है, मांस होता है, तो मांस को बनाए रखता है। इस आपकी शरीर की चर्बी को बढ़ाता है। इसी प्रकार विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं, या रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करते हैं, ठीक है। और जल आपको पता ही है कि मानव शरीर का 75% भाग जल से निर्मित है। तो जल एक अति आवश्यक अंग है जो हमें, देखिए, जल कहाँ से प्राप्त हो जाता है, जैसे सब्जियों से, सब्जियों में जल होता है, ठीक है, जैसे खीरा है। फलों में जल होता है, ठीक है। खनिज लवण जैसे नमक, ठीक है, खनिज लवण है। विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट है, विटामिन। इससे क्वेश्चन आता है कि विटामिन के कई प्रकार के विटामिन होते हैं, उनके बारे में कल हम आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक, और उनके सारे नाम बताएंगे, ठीक है, साइंटिफिक नेम जो पूछा जाता है। पिछली बार पूछा गया था विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, पता है, कैल्सिफेरॉल।